हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जिसका नाम है मानव पर्यावरण उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, यानी चैप्टर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। इसी चैप्टर के पिछले वीडियोस में हमने अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने देखा था कि अमेज़न बेसिन कहाँ पर लाई करता है। वो लाई करता है 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच में, और उसे हम भूमध्य प्रदेश भी कहते हैं। यहीं पर हमारा अमेज़न बेसिन भी लाई करता है। साथ ही हमने देखा था इसकी जलवायु, यानी यहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट रहता है, कैसा मौसम यहाँ पर रहता है, वो सब हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने वर्षा वनों के बारे में देखा था। क्या सब यहाँ पर वन्य प्राणी पाए जाते हैं, कौन कौन से पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं, वो सब हमने देखा था। तो चलिए आज की वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग एक छोटे से क्षेत्र में वनों को काट देते हैं और उस जगह पर अपने भोजन के लिए फसलें उगाते हैं। यहाँ पर पुरुष या तो शिकार करते हैं या फिर नदी में मछली पकड़ते हैं जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। यहाँ पर मुख्यतः अगर देखा जाए तो टेपियोका, अनानास यानी पाइनएप्पल, शक्करकंद जिसे हम स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो उगाया जाता है। मछलियों का शिकार ना मिले इसलिए महिलाएं क्या करती हैं कि छोटी मोटी शाक सब्जियां जो हैं वो अपने आसपास में, अपने घर के आसपास उगा लेती हैं, जिससे कि वो अपने जीवन के लिए यानी अपनी लाइफ में छोटी मोटी सब्जियां उगाकर अपना भरण पोषण कर सके, यानी अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकें। ये लोग जो हैं वो कर्तन एवं दहन कृषि की पद्धति को फॉलो करते हैं। अब ये कर्तन और दहन कृषि क्या है? स्लैश एंड बर्न जिसे हम कहते हैं, यानी कि ये लोग पहले वहाँ पर वृक्षों और झाड़ियों को काट कर उसे वहीं पर जला देते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो उसी में मिल जाते हैं और साथ ही साथ मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ भी हो जाती है। अब इसी मिट्टी में ये अपनी फसलें उगाते हैं और कुछ समय के बाद जब इन्हें लगता है कि अब जो ज़मीन का उपजाऊपन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर फसलें उगाते हैं और इस स्थान को काफ़ी समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे दोबारा से इसकी मिट्टी जो है वो उपजाऊ बन सके फसलों के लिए। तो इस तरह कर्तन एवं दहन कृषि जो है उसको ये फॉलो करते हैं। इनका जो मुख्य आहार है वो है मैनियोक, जिसे कसावा भी कहा जाता है। अब ये जो कसावा है ये आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। इसके अलावा ये चींटियों की रानी और अंडकोश को भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी जो नकदी फसलें हैं यानी कैश क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं यहाँ पर। और क्योंकि ये वर्षा वन है इसलिए ये बहुत घरों को लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। और कुछ परिवारों के घर तो ऐसे होते हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं, यानी छप्पर वाले घर होते हैं। और जिन लोगों के घर अपार्टमेंट्स होते हैं यानी बड़े बड़े घर जिनके होते हैं उन्हें मलोका कहा जाता है, यानी उसकी जो छत है वो बहुत तीखी ढलान वाली छतें होती हैं। तो इस तरह दो तरह के घर यहाँ पर पाए जाते हैं, या तो मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले या फिर मलोका यानी कि बड़े अपार्टमेंट्स जिनकी छत जो है वो तीखी ढलान वाली होती है। अब अमेज़न बेसिन के जो लोग हैं उनका धीरे धीरे जीवन बदलता जा रहा है, क्योंकि समय के साथ साथ हर चीज़ में डेवलपमेंट होती है। तो इसी तरह उनके भी जीवन में धीरे धीरे बहुत से बदलाव आ रहे हैं। अब पुराने समय में क्या होता था कि वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी ही एकमात्र मार्ग था, यानी सिर्फ नदी का ही रास्ता था जहां से वनों तक पहुंचा जाता था। 1970 की अगर बात करें तो वहां पर ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से क्या हुआ कि वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसे, कि पहले नदी एकमात्र सहारा होता था वनों तक पहुंचने के लिए, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेज़न मार्ग जब से बना तब से वर्षा वनों तक पहुंचने के लिए एक संभव और अच्छा रास्ता हो गया। हम सभी जानते हैं कि आजकल हर जगह पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। और ऐसा करने से क्या हुआ कि जो वहाँ की मूल आबादी यानी जो वहीं पर रहने वाले लोग थे उन्हें अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह जाकर बसना पड़ा, और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी पौराणिक तरीके से खेती करनी फिर से शुरू कर दी। लेकिन इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जंगलों की जो कटाई थी वो बहुत बढ़ती गई। और क्योंकि समय के साथ साथ हर चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है, तो विकास की गतिविधियों के कारण क्या हुआ
कि जैविक विविधता वाले जो वर्षा वन थे वो धीरे धीरे नष्ट होते गए। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सबसे नीचे वाली जो पिक्चर है जिसमें वर्षा वन बहुत ज़्यादा घने दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही सेकंड पिक्चर को देखिए, समय के साथ साथ वर्षा वन की कटाई हुई और वन जो हैं वो लगभग आधे से भी कम रह गए हैं। साथ ही थर्ड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि वर्षा वन जो हैं वो बहुत ही थोड़े से रह गए हैं और इनके कटने से क्या हुआ है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो पानी के साथ साथ बहती चली जा रही है और भूमि बंजर होती जा रही है। देख ही रहे हैं आप कि वन जो हैं वो धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। पहले कितने घने वन थे और धीरे धीरे समय के साथ चलते चलते विकास तो हो रहा है, लेकिन वन जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और मिट्टी क्योंकि बहती जा रही है इसलिए भूमि भी बंजर होती जा रही है। अब चलते हैं हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। आपने गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, तो आइए आज जानते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। यानी कि जिस तरह हमने अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में देखा था, उसी तरह आज देखिए कि ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। एक बार फिर से देखिए इस मैप को, 10 डिग्री उत्तर यानी 10 डिग्रीज नॉर्थ से लेकर 30 डिग्रीज नॉर्थ के बीच में जो अक्षांश है वहाँ पर ये स्थित है। साथ ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी जो नदियां हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अब अगर आप एटलस देखें, एटलस यानी मैप की जो बुक है, अगर आप उसे देखें तो आप और भी छोटी छोटी बहुत सी नदियां उसमें देख पाएंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपद तथा सुंदरवन डेल्टा जो है इस बेसिन के मुख्य विशेषताएं हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ की मुख्य विशेषताएं क्या है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपद तथा सुंदरवन डेल्टा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन अंडरलाइन दिस। यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में बहुत सी चाप झीलें पाई जाती हैं और क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर मॉनसूनी क्लाइमेट रहता है और मॉनसून का जो सीज़न रहता है वो रहता है मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर के बीच में। और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और शीत ऋतु में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट है। ठंड में ठंड बहुत ज़्यादा और गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा। अब आप ध्यान से अगर मैप को देखें तो आप गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को अगर ध्यान से देखें तो देखिए कि उसमें कौन कौन से राज्य टच करते हैं। और ये देखकर जब आप ढूंढ पाए मैप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन किन राज्यों को टच करता है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा कौन कौन से राज्य को गंगा और ब्रह्मपुत्र टच करती है। हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या में जो वितरण है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है पर्यावरण पर, यानी कि जिस तरह की भूमि रहती है, जैसा वहाँ क्लाइमेट रहता है किसी भी जगह पर, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी जनसंख्या होगी। यानी अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र की तो वहाँ पर लोग कम रहते हैं, तो उसी तरह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में लोग कम रहते हैं। और अगर इसी बेसिन के मैदानी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है, यानी जनसंख्या का जो अमाउंट ऑफ पीपल जो वहाँ पर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है और इन स्थानों पर जो फसल उगाने के लिए समतल भूमि है वो भी बहुत अच्छे से उपलब्ध है। लोग वहाँ पर मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि ही करते हैं और ज़्यादातर जो यहाँ पर फसल उगाई जाती है वो धान है। धान किस लिए? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल की जो उपलब्धता है वो बहुत इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर पाई जाने वाली जो फसलें हैं वो मुख्यतः गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा है। गन्ना और जूट जैसी जो नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स जो हैं वो भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। इसके अलावा केले के बाग जो हैं वो भी यहाँ पर बहुत देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल और असम की बात करें तो वहाँ पर चाय के बागान बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। अगर बात करें बिहार और असम की तो वहाँ पर सिल्क उत्पादन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे भू आकृतियाँ बदलती हैं वैसे वैसे वनस्पति भी बदलती रहती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं।
वहीं ब्रह्मपुत्र मैदान के क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर बहुत घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल की जो ठंडी जलवायु है और वहाँ पर तीव्र ढलान वाले भाग भी हैं, वहाँ पर चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आने वाली वीडियोज़ में हम बाकी के चैप्टर को कवर करेंगे, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।